हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए या बीएससी या बीकॉम में एक ऐसा पेपर लेके आए हैं जो सभी के लिए क्या है, कॉमन है। और पेपर का नाम है सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता के बारे में। और बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, अभी के हिसाब से तो बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों ही पढ़ लीजिए, दोनों में ही आपको फ़ायदा ही होगा। अगर सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो भी आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। दोनों यूनिट में से 100 MCQ जो है इम्पोर्टेंट, वो सभी कराए गए हैं। और आज का जो टॉपिक है, लेक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो इसमें हम लोगों को 2 यूनिट पढ़ने होते हैं। 2 यूनिट में क्या क्या यूनिट है, एक पहला यूनिट जो है वो आपका है सामान्य जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सामान्य जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो शासन या नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं सोशल मीडिया का जो परिचय है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SKMU से रिलेटेड जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा या फिर कोई वीडियो होगा, कोई लेक्चर होगा, तो वो सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं एवं उनके समाधान का विवेचना करना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो सीधा सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि यदि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षिक रूप से अगर सक्षम बना देंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे महिला सशक्तिकरण। क्या बोलेंगे? महिला सशक्तिकरण। और ऐसा करने से क्या होगा, वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय को स्वयं ले पाएगी और पुरुषों के समान अधिकार और अवसर को भी क्या कर सकेगा, प्राप्त कर सकेगा। यही लिखा गया है प्रस्तावना में, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण का अर्थ अगर फिर अलग तरीके से लिखना है तो वही चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा निर्णय लेने का समान अधिकार दिया जाता है। मतलब महिलाओं को भी जब विशेष अधिकार दिया जाने लगेगा, महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे महिला सशक्तिकरण। और ऐसा तभी हो पाएगा जब उनको शिक्षा दिया जाएगा, आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का होता है, आत्मविश्वासी बनाने का होता है और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। इसके अलावा भारत में देखते हैं महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं। तो इस सशक्तिकरण में जो बाधाएं आती है वो बाधाएं कहाँ से उत्पन्न होती है। तो सबसे बड़ा जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या है, अशिक्षा। अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अधिकार क्या हैं। ठीक है, वो आर्थिक रूप से भी या अपना निर्णय भी खुद से नहीं ले पाएगी। तो कई क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसके अलावा जो दूसरा है लैंगिक भेदभाव। हम लोग भेदभाव करते हैं कि ये लड़का है, वो क्या है, लड़की है। लड़का ये काम कर पाएगा, लड़की ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है, लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे महिलाओं का अधिकार क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह में अगर मान लीजिए उसका बहुत बच्चे कम उम्र में उसका अगर विवाह करा दिया जाएगा तो लड़कियों की शिक्षा क्या हो जाती है, रुक जाती है, तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। घरेलू हिंसा, इसके बाद देखते हैं घरेलू हिंसा। तो जैसे घरेलू हिंसा में ज़्यादातर क्या देखा जाता है, दहेज प्रथा को। ठीक, दहेज प्रथा के कारण उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको मानसिक रूप से क्या किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। और उत्पीड़न से महिलाएं असुरक्षित रहती है, जिससे वो अपना आत्मविश्वास को क्या करती है, कमज़ोर समझती है। आर्थिक निर्भरता, कई महिलाएं आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहती है। ठीक है, यदि वो स्वतंत्र हो जाएगी, अपना निर्णय स्वयं ले पाएगी, तो आर्थिक के लिए भी वो दूसरे पर निर्भर नहीं होगी। रोजगार में असमानता, ठीक है, समान कार्य के लिए कम वेतन। ठीक है, जो काम महिलाएं कर रही है और वही काम को अगर पुरुष भी कर रहा है तो पुरुषों को क्या किया जाता है, ज़्यादा वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक रूढ़ियाँ,
जो पुरानी परंपराएं हैं जिसके कारण से महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है, और एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिसमें ज़्यादातर महत्व किसको दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता है। घर की चार दीवारी तक ही उसको सीमित रखने का कोशिश किया जाता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है समझिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में समाधान एवं उपाय का अगर बात करेंगे तो सभी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित किया जाए, मतलब सभी को शिक्षा दिया जाना बहुत ज़रूरी है। रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षण का अवसर भी दिया जाना चाहिए। अगर ये सब दिया जाता है तो वो क्या होगा, सशक्तिकरण को पा सकेगी। समान कार्य, इसके अलावा दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा सोच भी नहीं पाए। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन और पंचायत, विधानसभा एवं संसद के महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जाए। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए कि उसका कानून के रूप से क्या अधिकार है और क्या नहीं है। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और सहयोग की भावना विकसित की जाए। इसके अलावा देखेंगे भारत सरकार की प्रमुख पहल क्या क्या है इसमें। तो इसमें प्रमुख पहल जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना लाया गया, सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया, उज्ज्वला योजना लाया गया, मिशन शक्ति को लाया गया, वन स्टॉप सेंटर योजना को लाया गया, महिला हेल्पलाइन नंबर को लाया गया। निष्कर्ष में वही चीज़ों को छोटे में करके लिखा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो कार्यरत महिलाओं की समस्या, एक बार और फिर से बता देते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और यदि ये PDF आपको चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपका मेजर पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, तो इन सभी का जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, हमारे चैनल पर। उसको आप जा कर के देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि किसी और सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तो क्या पढ़ रहे थे, कार्यरत जो महिलाएं होती है उसको क्या बाधा उत्पन्न होती है, क्या समस्या उत्पन्न होती है, इसका हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे। और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना। अभी के समय में आज के आधुनिक समाज में महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार, उद्योग सेवा और अन्य अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है अभी के समय में। इसके बावजूद भी उन्हें अपने कार्यस्थल तथा सामाजिक जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी उसको अपने जीवन में बहुत तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार विभिन्न कानूनों और योजनाओं का निर्माण किया गया है। बहुत सारे योजनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे अभी हम लोग पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना है, सुकन्या योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये सब महिलाओं के लिए ही बनाया गया। अगला जो कार्यरत महिलाओं की प्रमुख समस्याएं होती है, वो सबसे पहली समस्या क्या है, तो कार्य एवं परिवार में संतुलन की समस्या। अब वो अपने घर को देखे या अपने कार्य को देखे, इसमें एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। महिलाओं को घर और ऑफिस के काम को साथ साथ निभाना पड़ता है, जिससे शारीरिक और मानसिक क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। इसके अलावा देखते हैं कि सुरक्षित कार्यस्थल का अभाव, जहां वो कार्य करती है वो जगह सुरक्षित हो उसके लिए है या नहीं है, इसमें सभी जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं होती है। कई जगहों पर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं मिलती है, जिससे वे भय और असुरक्षा की भावना महसूस करती है और वहां पर काम करना वो नहीं चाहती है। यौन उत्पीड़न की समस्या, कई महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़न का सामना भी करना पड़ता है। वेतन में असमानता, पुरुषों को, हमें भी बताएं, पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, समान कार्य का ही, ठीक है। पदोन्नति में भेदभाव, पद में भी भेदभाव देखा जाता है। जो अच्छे पद होते हैं वो महिलाओं के योग्य नहीं माना जाता है, उसको नहीं दिया जाता है, पुरुषों को दे दिया जाता है। इसके अलावा प्रसूति अवकाश, ठीक है, एवं सुविधाओं की कमी, कई संस्थाओं में मातृत्व अवकाश जैसे शिशु देखभाल केंद्र और अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए उन लोगों को जॉब से भी क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। सामाजिक पूर्वाग्रह, समाज में यह धारणा अभी भी मौजूद है कि स्त्रियों का मुख्य कार्य केवल घर संभालना है, नौकरी करना नहीं है। इसके अलावा
सरकार द्वारा किए गए प्रयास और अधिकारियों का रक्षा। सरकार इसमें कौन कौन सा नियम लाई है इसको रक्षा करने के लिए, देखते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लाया गया। इसको संशोधित कब किया गया? 2017 में। इस अधिनियम के तहत कार्यरत महिलाओं को 26 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश, चिकित्सा, बोनस और नौकरी से निकालने जाने पर सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो एक नियम लाया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने का प्रतिषेध का अधिनियम 2013 में लाया गया। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब जितना महिलाओं को वेतन मिलेगा पुरुषों को मिलेगा उतना ही महिलाओं को मिलेगा, ये 1976 में नियम को लाया गया। कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया, जिसमें महिलाओं को का जो कार्य सीमा है, कार्य घंटा है, उसको कम कर दिया जाए। रात्रि के में काम करने पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान भी किए जाए। बाल देखभाल अवकाश में एवं केंद्र सुविधा भी, क्रेच सुविधा भी दिया गया। इसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य है, ताकि महिलाएं निश्चित होकर कार्य कर सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया, जिससे आजकल महिलाएं थोड़ा बहुत क्या कर रही है, महसूस कर रही है। ठीक है, सुरक्षा महसूस कर रही है। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क सुरक्षा क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सड़क सुरक्षा क्या है? भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण एवं रोकथाम के उपायों को का विस्तार से व्याख्या करना है। तो सड़क सुरक्षा क्या है, समझते हैं। सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर सभी को हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, सड़क सुरक्षा। और ये तभी संभव होगा। ठीक है, सड़क सुरक्षा केवल चालकों के लिए नहीं है, बल्कि जो पैदल, ठीक है, यहाँ पैदल होगा, ठीक, इस जगह पैदल वालों या जो साइकिल है, रिक्शा वाले तथा अन्य जो भी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी सड़क का उपयोग करते हैं उन सभी के लिए है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा नियमों की अनदेखों के कारण सड़क दुर्घटनाएं गंभीर समस्या बन गई है। आजकल यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, सुरक्षा का महत्व क्या है? यह मानव जीवन का क्या करता है, रक्षा करता है। दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि को क्या करती है, कम करती है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाती है। समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को क्या करती है, विकसित करती है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण क्या है, तेज गति से वाहन चलाना। उसके अलावा यातायात नियमों को अनदेखा करना, शराब पीकर वाहन को चलाना, सड़क की खराब स्थिति, वाहनों की खराब स्थिति, मोबाइल फ़ोन का उपयोग, ओवरलोडिंग और अपर्याप्त जागरूकता, ये सभी जो हैं वो दुर्घटना का प्रमुख कारण बन जाता है। इसका उपाय कैसे कर सकते हैं? इसका उपाय करने का एक ही तरीका है, यातायात नियमों का पालन करें, जैसे हमेशा हेलमेट, सीट बेल्ट, ठीक है, लाल बत्ती पर रुकना है। इसके अलावा वाहन धीमी एवं निर्धारित गति सीमा पर ही क्या करना है, आपको चलाना है। शराब पीकर वाहन को नहीं चलाएं। सड़क संकेतों और चिन्हों का पालन करें। वाहन की नियमित जांच एवं रखरखाव करें। सड़कों की नियमित मरम्मत एवं उचित प्रकाश व्यवस्था की जाए। लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक अभियान चलाया जाए। ओवरलोडिंग पर रोक लगाया जाए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए वाहन नहीं चलाना चाहिए। ये सब क्या है, सड़क दुर्घटना के रोकथाम के उपाय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव विस्तार स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्वच्छ पेयजल तो बहुत ज़रूरी है हमारे मानव जीवन के लिए। जल जीवन का आधार है, सब जानते हैं जल जीवन का क्या है, आधार है। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनकी कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब हम लोग अच्छा जल पिएंगे। आगे देखते हैं कि स्वच्छ पेयजल का महत्व और प्रभाव क्या है हमारे शरीर पर। तो स्वच्छ पेयजल हमारे शरीर को शुद्ध करता है तथा शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। इसके अलावा जल शरीर से विषैले तत्वों को भी बाहर निकाल देता है तथा पाचन प्रक्रिया को सही रखता है। और यदि स्वच्छ पेयजल का सेवन करेंगे तो जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, इत्यादि जल जनित जो रोग है उन सभी से हमारा बचाव करेगी। पर्याप्त जल पीने से त्वचा निखरती है। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी त्वचा निखरती है।
शरीर जो है तरोताज़ा रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। स्वच्छता का बात करेंगे, स्वच्छता का महत्व और प्रभाव। तो स्वच्छता का अर्थ होता है अपने घर, विद्यालय, कार्यालय और आसपास के वातावरण को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। स्वच्छता से मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं, अस्वच्छता से, जो अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। खुले में शौच करने से जल एवं मिट्टी दूषित होती है और रोग भी फैलते हैं। इसके अलावा स्वच्छ शौचालय, कचरा प्रबंधन, गंदे जल का निस्तारण तथा साफ सफाई जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दस्त, टाइफाइड इत्यादि रोगों का भी रोकथाम होता है। स्वच्छ वातावरण मानसिक शांति, कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का बात करेंगे तो व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है कि अपने शरीर, अपने वस्त्र, बाल, दांत, नाखून इत्यादि की नियमित साफ सफाई को रखना है, मतलब खुद को साफ सुथरा रखना है। नियमित जैसे स्नान करना, हाथ धोना, स्वच्छता वस्त्र पहनना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, दांतों की सफाई करना, नाखून को काटना, ये सभी आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता से रोग, त्वचा रोग, आँखों की बीमारी, दांतों का सड़न, बालों की समस्या से बचाव होता है। हाथ धोने की आदत अगर रोज़ डालते हैं, भोजन से पहले, शौच के बाद, बाहर से आने पर, अनेक संक्रमणों से क्या करती है, हम लोगों को बचाती है। स्वच्छ व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और आत्मविश्वास को भी क्या करता है, अपना बढ़ाता है। इसके अलावा लिखा है कि गंदे जल, अस्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम हमेशा स्वच्छ और उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। घर के आसपास की साफ सफाई करना है, शौचालय का उपयोग करना है, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें, कचरे को इधर उधर नहीं फेंकें और अपने जीवन शैली को, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए रखें। निष्कर्ष देख लीजिएगा एक बार, वही चीज़ें लिखा होगा। पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार क्या है, कारण क्या है, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट 15, ठीक है, जिसमें सभी 5 क्वेश्चन ही कराए हैं। तो देखिए, जहाँ तक हो पाएगा कराएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सारा हम बता देंगे, ठीक है, हेडिंग के साथ साथ। तो अगला देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसका कारण क्या है, इस पर नियंत्रण और उपाय विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो मानव जीवन में मानव का जो जीवन है वो पर्यावरण पर ही निर्भर करता है, लेकिन कुछ औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, जिससे वायु, जल, मृदा, ध्वनि भी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, जिससे मानव हो या पशु पक्षी, वनस्पति, इन सभी पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर आगे देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार, तो कौन कौन सा प्रकार है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी एवं अन्य प्रदूषण भी इसमें शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, तो ये औद्योगिक अपशिष्ट जैसे वायु, जल, मिट्टी में प्रवाह, वाहनों का कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें, वृक्षों की कटाई तथा हरित क्षेत्रों का नष्ट होना, ये सब कारण है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक जैसे कीटनाशक, प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। घरेलू अपशिष्ट जो है, सीवर का जल स्रोतों में गिराया जाना, ध्वनि बढ़ाने वाले यंत्रों जैसे लाउड स्पीकर, पटाखों इत्यादि का उपयोग करना, परमाणु परीक्षण तथा रेडियोधर्मी का अनुचित निपटान करना। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो श्वसन रोग को उत्पन्न करता है मानव स्वास्थ्य में, कैंसर, त्वचा रोग, ये सभी देखने को मिलता है। जल प्रदूषण से हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये सभी दिखता है। मृदा की उर्वरता में अगर कमी होगा, जिससे खेती का उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जलवायु में परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ओजोन परत में कमी होगा। इसके अलावा वन्य जीवों और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा धार्मिक प्रदूषण से मानसिक तनाव, अनिद्रा, बहरापन और चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो जाएगा। इससे बचने का उपाय क्या करना चाहिए, तो वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए, जल प्रदूषण को कम करना चाहिए, और कैसे कम करना है इसमें लिखा हुआ है। मृदा प्रदूषण को रोकना होगा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को कम करना होगा, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई सारे कदम उठाए जाने होंगे। निष्कर्ष देख लीजिएगा। लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं, गुणों एवं महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। तो लोकतंत्र सब जानते हैं, ठीक है, जहाँ पर जनता के द्वारा शासक को चुना जाता है उसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, और जनता के लिए और जनता का ही शासन होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का परिभाषा, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति अंतिम रूप से जनता में ही निहित होता है,
ठीक, ये सब आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। लोकतंत्र क्या है, क्लास 6-7 से ही बुक में लिखा रहता है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो विशेषता का बात करेंगे तो सत्ता में स्रोत जनता की होती है, नियमित एवं स्वतंत्र चुनाव होते हैं, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, कानून का शासन होता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा शासन जनता की सहमति से चलता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होती है। ठीक, ये सब आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत इजी टॉपिक है। लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या है, तो एक ही चीज़ है, दोनों महत्व क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। निष्कर्ष देख लीजिएगा एक बार। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं, उपलब्धियों एवं वर्तमान चुनौतियों का विस्तृत वर्णन करना है कि भारत में लोकतंत्र का विशेषता क्या है, उपलब्धि क्या है और अभी के समय में उसका चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र, भारत जो है पूरा विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सब जानते हैं। यह विविधताओं में एकता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक यहाँ संचालित हो रही है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यह निरंतर फिर भी क्या हो गया, मजबूत होता गया। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है भारत में। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ये अधिकार होता है कि अपने शासक को वो बिना भेदभाव का चुन सके। लिखित संविधान है यहाँ का, संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, मौलिक अधिकारों को दिया गया है, बहुदलीय प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है जो किसी के दबाव में नहीं आती है। ठीक है, विकेंद्रीकरण है। इसके अलावा अगर कुछ उपलब्धियों का बात करेंगे तो यहाँ लोकतंत्र की स्थिरता है, अभी तक जब से लोकतंत्र लागू हुआ तब से लोकतंत्र ही है। शांतिपूर्ण सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर नियमित और स्वतंत्र चुनाव हो जाता है, पंचायती राज की सफलता भी देखी जाती है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति भी देखने को मिलता है और अधिकारों का संरक्षण भी भारत में बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप। बार बार बोल रहे हैं कि यदि ये PDF आपको चाहिए तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ये आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत की निर्वाचन चुनाव प्रणाली का विस्तृत वर्णन करना है तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के महत्व को स्पष्ट करना है कि भारत में चुनाव प्रणाली कैसा है। भारत में जो चुनाव कराने का अधिकार है, आप अभी जानते हैं, सुनो कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नियमित चुनाव ही है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, हाँ, तो चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो चुनावों का संचालन करता है। हमारी चुनाव प्रणाली जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 तथा संविधान के प्रावधानों में ये लिखा गया है। भारत का निर्वाचन या चुनाव प्रणाली क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव प्रणाली है, आप डायरेक्ट जाकर के वोट दे सकते हैं। गोपनीय मतदान, यानी मतदान अपने मत को गोपनीय रूप से देता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसको वोट दें और किसको नहीं दें। एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, भारत में लोग लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्र एक एकल सदस्य ही है, जहाँ से केवल एक ही उम्मीदवार को चुना जाता है। इसके अलावा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकता है। चुनाव की प्रक्रिया यहाँ देखेंगे, चुनाव का प्रक्रिया कैसा है, तो ये चरणबद्ध होता है, सभी जगह एक बार में चुनाव नहीं होता है, चरण वाइज होता है। मतदाता की सूची का निर्माण किया जाता है, निर्वाचन की घोषणा किया जाता है, नामांकन दाखिल किया जाता है, नामांकन का जांच होता है, नाम वापसी होता है। इसके अलावा चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, मतदान, ये सब भी चुनाव का ही एक प्रक्रिया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का महत्व क्या है। स्वतंत्र मतलब लोकतंत्र का यहाँ नींव है, यहाँ किसी पर जनता के द्वारा क्या किया जाता है, अपने शासक को चुना जाता है। जनता का विश्वास बढ़ता है, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, राजनीतिक स्थिरता होती है, सामाजिक न्याय और समानता भी देखने को मिलता है। इसके अलावा चौथा नंबर देखेंगे तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक उपाय भी हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं कौन कौन से उपाय हैं। इस प्रकार से आप देखिए, 9वां प्रश्न क्या है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग के कारण, लक्षण, दुष्परिणाम एवं रोकथाम का उपाय क्या होगा, ये आपको जानना है। जो मादक पदार्थ होता है, यानी जो ड्रग्स एब्यूज होता है उसका। तो मादक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानव का मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है और अस्थायी रूप से खुशी, शांति या ऊर्जा का अनुभव कराता है।
अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं होता है, कुछ पल के लिए ये होता है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग का कारण क्या है? तो जिज्ञासा एवं गलत संगति, पारिवारिक वातावरण, तनाव एवं मानसिक समस्याएं, फैशन एवं आधुनिक जीवन शैली, आसान उपलब्धता, मीडिया एवं विज्ञापन का प्रभाव, शिक्षा का अभाव और व्यक्तिगत का कारण। इसका लक्षण क्या है? आँखों का लाल होना, ठीक है, व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखने को मिलना, भूख में कमी, वजन घटना, शरीर में सुस्ती। तो ये सभी क्या है? इसका मादक पदार्थों के दुरुपयोग का लक्षण देखने को मिलेगा। शरीर पर सुई के निशान, नाखूनों का पीलापन, मुंह में से दुर्गंध आना, ठीक है, पैसों की अनावश्यक मांग या चोरी का प्रवृत्ति, ये सब उसी का कारण है। इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? तो शारीरिक दुष्परिणाम हो सकता है, मानसिक दुष्परिणाम हो सकता है और सामाजिक दुष्परिणाम, आर्थिक दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इसका रोकथाम क्या करना होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना होगा। परिवार की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। शिक्षा पर आपको जोर देना होगा। स्वस्थ मनोरंजन का साधन देना होगा। कानून का कड़ाई से पालन करना होगा। बहुत सारा नियम है इसका रोकथाम करने का। अगला प्रश्न देखते हैं कि सोशल मीडिया की लत के कारण समाज एवं विद्यार्थियों पर इसके क्या प्रभाव तथा इससे बचने का क्या उपाय? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया आजकल जो है सबसे ज़्यादा एडिक्शन जो है सोशल मीडिया का ही लोगों को, बच्चा लोग को है। तो सोशल मीडिया आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ी देन है, जिसे दुनिया को एक छोटे से गाँव में बदल दिया। लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग लत का जो रूप ले चुका है। यह लत न केवल व्यक्तिगत विशेष को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे समाज और विशेष रूप से विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक और सामाजिक जीवन पर भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है। सोशल मीडिया का कारण क्या है? तो बढ़ता हुआ इंटरनेट का उपयोग, जिसके कारण ज़्यादातर उपयोग कर रहा है। मनोरंजन की आसानी से उपलब्धता, सामाजिक अस्वीकार्यता का चाह, अकेलापन और तनाव, ठीक है। इसके अलावा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, कुछ छूट ना जाए इससे डर से लोग हर समय क्या करता है? ऑनलाइन रहता है। समय की अनियमितता, डिजिटल आदत और एल्गोरिथम, ये सब कारण है। समाज पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो भी लिखा गया है। विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया का लत से बचने का उपाय भी लिखा गया कि कैसे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन एवं ऑनलाइन गेम, जुए की लत के दुष्प्रभावों का वर्णन करना है। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से लिख दिए हैं हम। प्रस्तावना, मोबाइल फ़ोन एवं ऑनलाइन गेम, जुए की लत का दुष्प्रभाव क्या होगा, ठीक है। समाज एवं राष्ट्र का दुष्प्रभाव क्या होगा इसके प्रति, लत से बचने का प्रभावी उपाय क्या होगा, और संतुलित, सुरक्षित एवं संतुलित उपयोग का सुझाव भी इसके प्रति दिया गया है। अभी भी इस समय जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मोबाइल फ़ोन एवं ऑनलाइन गेम। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें फंसे हुए हैं जुए का लत में, और उससे बाहर निकल पाना अभी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, अवसाद यानी डिप्रेशन का कारण क्या है, लक्षण क्या है, प्रभाव एवं उपचार का विस्तार से वर्णन करना है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया। अवसाद का मतलब याद रखिएगा डिप्रेशन है, ठीक है। सभी टॉपिक को अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण आप लोगों को भी देखने में परेशानी होगी, ठीक। ये बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। एक बार पढ़िएगा आपको याद भी हो जाएगा। युवाओं में सामाजिक जागरूकता का महत्व स्पष्ट करना है और एक आदर्श नागरिक के कर्तव्य का व्याख्या भी आपको करना है, ठीक। इसके अलावा देखेंगे कि स्वस्थ समाज का निर्माण में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं नशा मुक्ति की भूमिका का समालोचनात्मक वर्णन करना है। इसके अलावा 15 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट, महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण एवं नशा मुक्ति, इन चारों का सामाजिक विकास में क्या योगदान है, विस्तार से समझाना है। महिला सशक्तिकरण का भी, लोकतंत्र का भी, पर्यावरण संरक्षण का भी, नशा मुक्ति का भी, इन सभी का सामाजिक विकास में क्या योगदान होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। धन्यवाद।